हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं लिटिल बिट पाकिस्तान के इश्यू पर बात करना चाहता हूँ। वैसे कोई पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं, उनको इन लोगों ने जेल में डाल रखा है। आप सभी लोग जानते होंगे इस बात को। और मैं पूछना चाहता जान मतलब ध्यान दिया थोड़ा-सा उस पे। मेरा कोई उसमें खास डिबेट नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान का नाम लेना भी मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। तो इमरान खान को सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जेल में क्यों रखा है? दूसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर अ, आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है? ये पहला जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन के ही हैं, से ड्रॉ किया जाता है। हमेशा वहाँ पे अपोजिशन लेस विदाउट अपोजिशन गवर्नमेंट हमेशा रूल करती है। बावजूद इसके कि 2 और 3 4 साल कोई किसी ने 5 साल पूरे ही नहीं किए आज तक। अपना टर्म ऑफ ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का 5 सालों का है, किसी ने भी पूरा नहीं किया। इस पे अगर डिबेट किया जाए तो काफ़ी लंबी डिबेट होगी, लेकिन मेरा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इतना भी मैं जानना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि इमरान खान मैं बिस्किट खाता रहूँ यार, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, इतना ही टाइम हमें मिला हुआ है। इमरान खान को जेल में डाला है तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो तो था तो फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी सब बेकार कर दिया, इकोनॉमी खराब कर दिया। ये है, वो है, सारी बातें हैं। मे बी सारी बातें सत्य हों, लेकिन क्या ये बात मेरा क्वेश्चन है, क्या ये इजाज़त देता है किसी भी आदमी को कि आप उसको जेल में रखें? ये किसी को भी इजाज़त होती है? वो लाख खराब है, लेकिन वो उस कंट्री का पॉलिटिशियन है। उसको अपने तरीके से अधिकार चलाने का अधिकार है, जो मैं सोचता है वो, है ना? उस अपना अगर वो उसके लोग उसको लाइक करते हैं, क्योंकि अगर वोट सही मायने में हो, जबकि अगर अगर अभी आज इलेक्शन करवा दो तो इमरान खान बहुमत के साथ जीत जाएगा। विद फुल मेजॉरिटी वो जीत जाएगा। फुल मेजॉरिटी। इवन अगर डॉग्स को भी खड़ा कर दे, डॉग मीन्स कुत्ता को अगर खड़ा कर दे किसी प्रोविंस में, तो वहां से वो जीत जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ। और फुल मेजॉरिटी से जीतेगा। बावजूद इसके कि वो लीडर जेलों में है। ऐसा क्या है? क्या अपराध किया उसने? तुम्हारी पॉलिसी खराब कर दी, तुम्हें ये कर दिया, तो बिल्कुल उचित माने माना, सब खराब कर दिया उसने। लेकिन अगर वोट आज करवा लिया जाए, तो किसी भी वोटिंग सिस्टम में, मैं डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वोटिंग सिस्टम में जिससे वोट देने से कोई लीडर बनता है, तो अगर उसमें इमरान खान आ जाता है विन करके, तो क्या वो लीडर का हेड, लोगों का हेड गवर्नेंस में नहीं बन सकता? रीजन क्या है आपने उसको जेल में डाला? अपराध उसने कितने भी किए हैं तो क्या? लेकिन वो पॉलिटिशियन है, वो भी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है ना? आप उसको इस तरह जेल में नहीं रख सकते। जब इस पूरी पिक्चर पे मैं नज़र डालता हूँ, अगर आप कभी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज जो शरीफ साहब हैं, वो बैठ कर के मीटिंग करते हो, हुँ,
उनके पीछे जस्ट राइट हैंड पे आप देखेंगे चेयर लगा करके आर्मी का बंदा बैठा रहता है। मैं एक दिन देखा उसके पार्लियामेंट में तो ऊपर फ्लोर पे आर्मी के लोग बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर के पीछे आर्मी का बंदा बैठता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सारा इंस्टीट्यूशन, हर बात आर्मी सुनती है, करती है, धरती है, चलाती है। प्राइम मिनिस्टर उसके कहने पर, उसके विश और कंसेंट के खिलाफ वो कभी नहीं जा सकता। इमरान खान का अपराध इतना है कि जो 9 मई का इंसिडेंट 2023 में उसे हुआ, मुझे भी ये रियलाइज हुआ था कि इमरान खान धीरे-धीरे, लेकिन मैं इमरान खान को जानता हूँ। मेरा बहुत मानना है, वो कोई रिवॉल्यूशनरी नहीं है। मैंने उसकी एक्टिविटीज़ को देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। वो आदमी रिवॉल्यूशनरी बन ही नहीं सकता, जिसे वीआईपी चेयर और मखमली गद्दे पसंद हो। अगर आपको आज़ादी चाहिए ना, तो आपको सैक्रिफाई करना पड़ता है। बेड पर कूदने वाला आदमी, मज़े लेने वाला आदमी, कभी भी, कभी भी उसका कैरेक्टर ऐसा बन ही नहीं सकता कि वो सैक्रिफाई कर सके। ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं उसमें। मैं सोचा कि 9th मई का जो इंसिडेंट हुआ, लोगों को उसने गैल्वेनाइज़ किया और वो घटना हो गई। मैं सोचा कि ऐसे ले जा रहा है कि आर्मी को दीवार से लगाएगा वो। मैं ऐसा-ऐसा, लेकिन मुझे उसके कैरेक्टर पे विश्वास है कि वो ऐसा आदमी है ही नहीं कि जो सफरिंग और सैक्रिफाइस पसंद करता हो। उसके न कैरेक्टर में नहीं है। वो रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो वो फिर फाइट कैसे करेगा आर्मी से? अगर रिवॉल्यूशन आया, तो लीड कौन करेगा? रिवॉल्यूशन को रजिस्ट अगर आर्मी फेस करती, क्योंकि आर्मी के हाथ से पावर जाती है, अगर वो देखती, तो वो ज़रूर वायलेंस पे आती। तो रोकता कौन फिर? है ना? तो जो इसने एग्रेसिव रिवॉल्यूशनरी लोगों को गैल्वेनाइज़ किया, कुछ चंद लोगों को, और उसमें वायलेंस कराने की कोशिश की। परिणाम क्या आता? परिणाम कुछ नहीं आता, क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं सकता और निकला भी नहीं। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आर्मी ने उसको जेल में डाल रखा है। यही क्रक्स ऑफ द मैटर, क्योंकि उसने जो हिमाकत की कि आर्मी को पटकने की नहीं, पीठ के अंदर, है ना, नाखून से स्क्रैच करने की कोशिश की है। ना ही उसको हराने की कोशिश की आर्मी को। आर्मी स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। हुँ, तो केवल उसको नाखून से खरोचने की कोशिश की उसने। ना ही उसको गिराने की कोशिश न, वो गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो सैक्रिफाई करना, और गांधी जी की तरह नहीं है वो, है ना? वैसे गांधी के नाम गलत ले लिया, मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में गांधी का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना? मुस्लिम मीन्स, मेरा कहना है कि केवल पाकिस्तानी मुस्लिम, दुनिया में कहीं और मुस्लिम नहीं रहते। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, दुनिया में कहीं और मुस्लिम नहीं रहते। जो हाई ग्रेड के मुस्लिम पाए जाते हैं केवल पाकिस्तान में। आई एम सॉरी। हम्म, तो ये है कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो अभी शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूं विद इन 1 मंथ, अगर आज इमरान खान को निकाल दो ना, तो 1 महीने के अंदर इस पूरी गवर्नमेंट को बाइंड करके भेज देगा। लगातार कंसिस्टेंट प्रोटेस्ट होने लगेंगे, और आर्मी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको फांसी पे चढ़ा दे भुट्टो की तरह, है ना? ये भी इमरान खान में है कि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है। अगर आर्मी ने अपने हद पार करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्रेशर जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो।
हुँ। इमरान खान की एक ग्लोबल स्टैंडिंग है। उसका इन्फ्लुएंस है, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। मेबी सम सेगमेंट के लोग उसको पसंद ना करते हों, हाँ? लेकिन उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। वो प्लेबॉय रहा है, क्रिकेटर भी था, बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें थी। वो लेकिन स्टूपिड आदमी है, स्टूपिड आदमी है वो। उसमें कोई सेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तानी लोग उसको पसंद करते हैं, जबकि वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो ये दोनों ही मूर्खों और वो मूर्खों को लीडर, तो अपना करें शासन, मुझे कंप्लेन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसको पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। वो उतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं थी, फलाना ठीक नहीं था, जो भी सब गलत रहा हो। मैंने माना कि फॉरेन पॉलिसी गलत है, इकोनॉमी गलत है, हर चीज़ उसने बंद कर दी। लेकिन अगर फिर भी वो लोगों का अगर रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ही हैज़ द राइट टू बी फ्री एंड टू बी वोटेड by his own constituency and his own people. He has right to be the leader of the people whom he represents. It's my uh, uh, resolve. और अगर अच्छा नहीं है तो लोग उसको खुद बाहर कर देते। मे भी 3.5 साल का जो उसका टेन्योर रहा है, 1.5 साल और करता, हर पैरामीटर्स पे इकोनॉमिकली फेल किया था, तो मे भी वो नेक्स्ट इलेक्शन होता अगर उसको निकाले नहीं होते, तो मे बी को उसकी सीट कम आती या फिर गवर्नमेंट नहीं बना पाता, है ना? और ट्रांजिशन जो है पावर का आराम से हो जाता कंट्री के अंदर। वैसे भी गवर्नमेंट को हटाया तो ये मिडिल वाला गवर्नमेंट ला दिया, इंटरिम गवर्नमेंट ला दिया, 8-9 महीने वो भी बिताया। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ? 1.5 साल चलने देते, आराम से इलेक्शन करा के हटा देते उसको। लोग उसकी एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी देख लेते। और वैसे भी आपके यहाँ जो इलेक्शन होता है, फ्रॉड ही तो होता है। नहीं, जिसको हराना चाहती है आर्मी हरवा देती। तो भाई एक मैकेनिज़्म से आ जाता, जो उसको चिढ़ हो गई है कि हमारी गवर्नमेंट ने यूएस ने गिराया, फलाने ने गिरा दिया, जो भी जिसने भी गिरा दिया। लेकिन उसको एक सैटिस्फैक्शन मिल जाता कि चलो ठीक है, हमने ये किया, वो किया। लेकिन जिस तरह से कांड हुआ उसके साथ, अब उसमें वो बदले पे उतरा आया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर लगातार क्रैकडाउन्स किए जा रही है। तो और उसमें जुडिशरी भी बेचारी संकट में आ गई है। हर कोई लिए इन्फ्लुएंशियल लीडर कहता है कि ये जज इनका अपॉइंट किया हुआ है, वो जज उनका अपॉइंट किया। अगर वो इनके फेवर में कह दिया जजमेंट, तो कहेंगे कि तो उनका जज है। वो जज भी समझ में नहीं आ पाता कि क्या इंटेलेक्ट इस्तेमाल करेगा जब हर बात पे कुछ पे क्वेश्चन हो जाता है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप हमसे कह रहे हैं इमरान खान की तारीफ कर रहा है, तो भाई इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी रह कहाँ जाती है? इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी मुझ पे छोड़ देना चाहिए कि मैं क्या बोलूँ, है ना? अपने इंटेलेक्ट से सुनने वाला अपना जजमेंट कर ले। इस तरह जजों पर भी होता है, अगर आप उस पे बायस का लेवल लगा ही देंगे ना, तो वो फिर वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं इनके फेवर में अगली बार इनके फेवर में दे दूँ जजमेंट, फिर अगली बार इनके में दे दूँ। नहीं, 25 केसेज़ हैं तो 24 इसमें 24 उसमें कर दें। अगर इस तरह आप फेवर लेने की बात करना शुरू कर दें, वो जज अगली बार इमरान खान को बेल दे दिया तो कहेंगे कि तो जज फलाने के तरफ अपॉइंट किया हुआ था, है ना? अब उनकी वाइफ को छोड़ दिया बुशरा खान को, है ना? तो वो कह रहे हैं कि ये जज इनकी से इनका मिला हुआ है। तो ये पूरा नहीं सिस्टम सा हिला-सा है। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बहुत अ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इस टर्मॉइल से बाहर नहीं निकल सकेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी के डेमोक्रेसी मीन्स द लीडर, और लीडर का फाउंडेशन ही नहीं तय हो पाया,
है ना? क्योंकि वो सारी चीज़ आर्मी कंट्रोल करती है। और अगर आर्मी के कैरेक्टर को जज करना शुरू करें ना, अभी अगर पन्ना खोल दें, तो आप जान कर के डर जाएँगे। कोई चीज़ देखने के कई नज़रिए भी होते हैं। जैसा हम हो सकता है कि मेरा नज़रिया सही भी हो। आदमी के आर्मी की उसके कैरेक्टर को देखने के बाद और उसका वर्क क्या है, उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या है, अगर वो आप डिफेंस करते भी हैं, फिर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखना आपकी ज़िम्मेदारी में तो नहीं आता, डोमेन में तो नहीं आता। आपके डोमेन में आता है सिक्योरिटी रखना। पॉलिटिक्स में आप क्यों इंटरफेरेंस करते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और विश और कंसेंट से बनेगा? तो ये तो डायरेक्टली नहीं इंटरफेरेंस हो गया ना फिर पॉलिटिक्स के अंदर। और केवल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ नहीं होती, पॉलिटिक्स से होती है पावर, है ना? तो आप पावर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मैं देखता हूँ कुछ इंटेलेक्चुअल वहाँ पे लोग भी हैं, उनका दलील होता है कि उम, आर्मी है तो देश है, बचा हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या टूट जाता, खंड हो जाता, पता नहीं क्या और हो जाता। नेशनल इंटीग्रिटी को रखना, प्रोटेक्ट करना सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है और लोग तब पार्टिसिपेट करते हैं जब उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। जिस तरह से लोग तंग आ गए, है ना? अ, एक चीज़ जो मैं और आपको ऐड कर दूँ कि जो शहबाज़ शरीफ है, वो इतना बेहतरीन आदमी है, मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी एक दिन कह रहा था। वो इतना बेहतरीन आदमी है, उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, उसका दिमाग काम करता ही नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। वो या हो सकता है अभी जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था अ, वो जो बलूचिस्तान वाला अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट में था, तो मैंने उसकी अभी भी स्पीच सुनी और जब वो उसमें प्राइम मिनिस्टर था, तो वो जाकर के जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन में स्पीच दे के आया। जब इंडिया G20 यहाँ कर रहा था, तो वो स्पीच देने आया था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की असेंबली में। तो उसने कहा कि हम इंडिया के साथ 300 वॉर लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ी तो। तो बहरहाल ठीक है, लड़ो, है ना? उससे हमें कंप्लेन नहीं है। लेकिन अभी जब एससीओ की मीटिंग हुई, मिस्टर जयशंकर वहाँ गए पाकिस्तान, तो उसी प्राइम मिनिस्टर से पूछा जा रहा है, हमारे मीडिया लोग के लोग उससे बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है। हमें कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, हमें एंगेजमेंट करना चाहिए, हमें टूरिज़्म करना चाहिए, हिंदुइज़्म की सारी कॉन्सेप्ट यहीं हुए हैं, है ना? और हम तो एक ही हैं। आई वाज़ शॉक्ड कि इसकी कौन-सी मेमोरी थी? यही वही पर्सन है ये। ये जब ऑफ़िस में जॉइन करता है, तो इसका कैरेक्टर बदल जाता है। जब ये बाहर आ जाता है, पावरलेस होता है, तो ये लॉजिकल बात करता है। तब मैं पता किया, सोचा कि मामला क्या है? क्यों? प्राइम मिनिस्टर को तो आर्मी बैठाती है। मीन्स वो आर्मी का बंदा है और आर्मी जो कहती है, वही वो बोलता है। आर्मी को डिफेंस करना, इंडिया के साथ पंगा लेना और इंडिया के साथ नहीं एंगेजमेंट करना और इस डिस्प्यूट को ऑन रखना, ये आर्मी के हित में है। क्योंकि इन्हीं प्रिटेक्स्ट में आर्मी जो है पैसा बनाती है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। उसमें इंस्टीट्यूशन मीन्स पाकिस्तान के अंदर। उसने पूरे लार्ज स्केल पर पूरे पंजाब, वेस्टर्न पंजाब रीजन पे पूरा कब्जा कर रखा है। कैनाल टू कैनाल ज़मीन्स जो हैं उसने अपने कब्ज़े में कर रखे हैं। इवन 600 इवन सॉरी क्या नाम है इसका शहबाज शरीफ अपने मुँह से बोल रहा था 667 कैनाल ज़मीन उसके नाम पर है।
677 कैनाल ज़मीन उसकी नाम पर है, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर है। वो उसके नाम पर है, उसके बेटे-बेटियाँ और ये उसका जो भाई है, शहबाज़ शरीफ है, दूसरा वाला शरीफ, है ना? अब उसकी फैमिली वो कितनी ज़मीन उनके नाम हो, ऑन द रिकॉर्ड है। अब आप दोनों तीनों ऐड कर दो तो हज़ारों किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की उनके पास ज़मीन होगी। इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्रीज़ वो चलाता है। यहाँ तो छोड़िए, लंदन में फ्लैट्स बना रखे, यूएई में ज़मीन ले रखे। कितना रिच्ड लोग हैं, कितना एन्जॉय करते हैं ये पावर। और इमरान खान उनके रास्ते में रोड़ा बन रहा है। आर्मी के कैरेक्टर को एग्ज़ामिन करें ना, ये इंडिया के साथ डिस्प्यूट फँसा के रखना। मैं एंगर मैनेजमेंट की भाई साहब की बुक है, मैंने पढ़ी है। वहाँ हमारे एम्बेसडर थे, तो उनमें वो मेंशन करते हैं और मैं उसको सेकंड करता हूँ कि आर्मी मैं अगर आर्मी को कैरेक्टर को यहाँ यहाँ से मैं देखूँ, न्यूज़ को अगर असेंबल करूँ 10 सालों का, तो मुझे आर्मी के कैरेक्टर को देखने का मौका मिलता है। आर्मी करती क्या है? हर वो बिज़नेस एनवायरनमेंट क्रिएट करती है अपने लिए। टैक्सेस पेमेंट्स जो लोगों से इकट्ठा करते हैं, रेवेन्यूज़, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन द नेम ऑफ डिफेंस अपनी फैमिली के अंदर। दे आर रिच्ड पीपल। जो आर्मी में है, वो समझ लीजिए कि एक इंडस्ट्री चल रही है अंदर में। 14 बिलियन डॉलर 14 बिलियन डॉलर का जो बाजवा था, वो फ्रॉड में पकड़ा गया था। जो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर खिलाता है लोगों को, कंपनी खोल रखी है उसने। पापा पिज़्ज़ा पता नहीं क्या बोलते तो हैं इसको। अब आप सोचिए, इस तरीके के आदमी हैं। इंडिया का जो डिस्प्यूट इसने बना के रखा है ना, वो डेलिबरेट अटेम्प्ट है, उसको सेटल नहीं होने देंगे ये, क्योंकि उसी के प्रिटेक्स्ट में अगर वो डिफेंस का पैसा 100% सैंक्शन होता है, तो 50% उनकी जेब में जाता है, 50% का आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और अपनी जो ड्रेस वर्स होता है सब सिला-उला के, है ना, खाए-पिए मस्त घूमते हैं। ये है उनका कॉन्सेप्ट। और वो ये बताते रहते हैं कि ये जो बम-वम है ना हमारे पास, न्यूक्लियर बम, ये बम वो बम, वो लोगों को चार्ज करने के लिए है। नेशन पाकिस्तान के डिफेंस में उसको रखना कोई बुरा भी नहीं है, रखिए आप उसको। लेकिन आपके कैरेक्टर पर लोगों को अब शक हो रहा है। मैं ऐसे एडवर्सरी कंट्री के आदमी होकर के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके कैरेक्टर को रीड करके बात कर रहा हूँ। दुश्मनी आप हमसे किए हुए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हम आप पर डाल देंगे। पाकिस्तानी लोग अगर बेवकूफ़ नहीं होते ना, तो बड़े अच्छे लोग होते। बेवकूफ़ कैसे हैं? वो हमें कहते हैं कि मैंने आपका वेस्टर्न फ्रंट रोक रखा है। बेस्ट आपका एंगेजमेंट सेंट्रल एशिया से नहीं होने दूँगा, या ईरान से एंगेजमेंट नहीं होने दूँगा इंडिया का, हम रोक रखे। भाई साहब भाई साहब ये बताओ कि हमने तुम्हारा ईस्टर्न फ्रंट रोक नहीं रखा है? जो दीवार तुमने बनाई है, अपने लिए नहीं बनाई है, वो हमारे लिए ही नहीं है, अपने लिए भी तुमने बनाई हुई है। उस दीवार को तुम पार करके 1.42 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन का, मार्केट का फ़ायदा और उसकी इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इंडिया तुम्हें आगे से भी मार रहा है और पीछे से भी मार रहा है। ईरान के साथ डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है सेंट्रल एशिया जाने के लिए, और अफ़गानिस्तान अब मोस्ट ऑफ द टेरिटरी पाकिस्तान की जो है, तालिबान क्लेम करते हैं, उन्होंने मैप जारी किया था अभी कुछ दिन पहले। डेफ़िनेटली वो इश्यू हमेशा ऑन रहने वाला है। और जो टीटीपी हैं, जो क्लेम कर रहे हैं तहरीक-ए-तालिबान के लोग, है ना, उस पर्टिकुलर रीजन में, और ये जिसको अब ये तुमने बैन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, मोमेंट पख्तून मोमेंट वाले, है ना, पीटीएम क्या नाम है उनका, ऑर्गेनाइजेशन वाले।
वो वेस्टर्न फ्रंट पर है। आप लोगों ने ना जो लैंड माइन के ऊपर पैर रख रखा है, जिस दिन वो ब्लास्ट होगा ना, आपकी धुरियां उड़ जाएंगी। हम्म। आपको पता नहीं है कि आप कितना डेंजरस गेम खेल रहे हैं। वो हमारे जो अ, तहरीके तालिबान के जो लोग हैं ना, जिनको आप टेररिस्ट कहते हो, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज। रीजन है उसके पीछे। तालिबान अगर फाइट कर रहे थे तो वो ये समझते थे कि देयर इज सम काइंड ऑफ जस्टिस देयर। वो अपने आप को जस्टिस लेना चाहते थे, समझते थे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। मैं ये कहता हूँ टेररिज्म का कॉन्सेप्ट था या फिर फलाना ढिमकाना जो भी कॉन्सेप्ट था, अगर कोई आपके साथ फाइट करता है तो देयर इज सम रीजन फॉर दैट, उसके पीछे लॉजिक होता है। आपको उसको इनजस्टिस को जो उसको दिख रहा है, मे बी उसके साथ ना हुआ हो, लेकिन उसके परसेप्शन में अगर इनजस्टिस दिख रहा है, जिस तरह आप बलूचिस्तान में कर रहे हो, वो पार्ट है पाकिस्तान का, नहीं है, ऑक्युपाई है, क्या है, अलग मसला है। लेकिन वहां पे लोग जो कह रहे हैं कि जो आप गैस निकालते हैं वो ले जाकर पंजाब में देते हैं और हमारे लोग इम्पावरिस्ट रह जाते हैं। तो ये जो सेंस ऑफ इनजस्टिस है, विद इमीडिएट नेकेड आई दिखाई दे रहा है कि हमारा रिसोर्सेस है, हमारे लोग, हम यही खाने को नहीं पा रहे, तुम बेच रही हो कहीं और। जस्टिफाई तो करो इसको। तो यही सारे जो इनजस्टिस हैं, रूटेड इनजस्टिस, अभी आप उसके ऊपर ऑपरेशन करने जा रहे हो, अभी कल ही परसों शुरू होने वाला है ऑपरेशन। उस ऑपरेशन से रिजल्ट क्या निकालोगे? तुमने ऑपरेशन कहा कि हम अफगानिस्तान में करेंगे, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बम गिरा देंगे। गिरा के बम दिखाओ अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तानी वो लोग हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, पश्तून और अफगानिस्तान। और पश्तून मीन्स आप समझिए, पश्तून मीन्स पश्तून, फ्रंटियर गांधी, है ना, अब्दुल गफ्फार खान। ये लोग डिग्निटी से जीने वाले लोग हैं, जिनको आप टेररिस्ट कह रहे हैं। ये तुम्हारे जैसे मुस्लिम नहीं है, दे आर प्रिविलेज्ड मुस्लिम्स। अफगानिस्तान के लोग प्रिविलेज्ड मुस्लिम है, रियल मुस्लिम है। वो कहीं से कन्वर्टेड और भाग के नहीं आए। मैं आपको क्लियर कट बात कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज में मैं बात नहीं करता। लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्वेश्चन है, आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप कौन हैं। आपका इंटीरियर एक दिन मिनिस्टर कह रहा है कि मैं चौहान था, हम तो कन्वर्ट हो गए पृथ्वीराज के फैमिली से था, मैं तो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम बन के, आज जाके मैं बना हूँ फलाना। तो तुम्हें तो पता ही नहीं है। ये मिडिल ईस्ट वाले, ये क्या नाम है, अरब वाले कहते हैं कि ये अपना जो कॉन्सेप्ट है इसको बाहर रखो, है ना। तुम्हारे काइंड ऑफ मुसलमानी से उनको बहुत कंप्लेन है। वो तुम्हें मना कर, अभी तो तुम्हारा वीजा उजा बैन कर रहे हैं वो, इस जिस कॉन्सेप्ट में तुम जिहादी बन के इधर आते हो, है। हाँ लिटरली मैं सच कह रहा हूँ, आप जाके देखिए, उनको वीजा सीजा बंद कर रहा है वो, कह रहा है कि मत मत बुलाओ, सारे आगे भीख मांगते हैं यहाँ, हैं। क्योंकि तुम में गैरत नाम की चीज नहीं है। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जामिन करके एकदम 100% सही है। जो पश्तून्स हैं वो प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो तुमसे लास्ट पश्तून तक फाइट करेंगे जब एक भी बंदा जिंदा हो। और बलूचिस्तान के लोग डिग्निफाइड लोग हैं, वो नेटिव लोग हैं, वो भाग के नहीं आए, इंडिया से माइग्रेट करके वहां नहीं गए। वो नेटिव लोग हैं, जिनके ऊपर तुमने कब्जा कर रखा है, उनको मारने दौड़ते हो, पूछ जैसे कुछ बोलते हैं, हजारों लोगों को तुमने गायब कर रखा है। ये जब स्टेट जो है ना एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल करती है, अनजस्ट इस्तेमाल करती है, तो बदमाश के तौर पर वो निकलती है। और तुम्हारी जो आर्मी है वो बदमाश है, वो उसके हम बदमाश ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है इन केस ऑफ पाकिस्तान, जो डिफेंस नहीं कर रही। अगर आप अपने सिटीजन्स को केवल ड्यूटी बताएं और राइट्स ना दें,
राइट्स ना दें, केवल ड्यूटी बताएँ उन्हें, तो आपको ये करना चाहिए। लेकिन जब उनके व्हेन इट कम्स टू द राइट, इसी को सप्रेशन कहते हैं, इसको ब्रूटैलिटी कहते हैं, स्टेट की ब्रूटैलिटी जो तुम कर रहे हो, हर सिटीज़न के साथ कर रहे हो। केवल और केवल मैंने कहा कि पाकिस्तान की टोटल वेल्थ का एन्जॉय करने वाला केवल एक ही वेस्टर्न पंजाब है, जिसमें सारे प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं। बाकी तुम्हारा पूरा-पूरा स्टेट सारे रीजन के रिसोर्सेज़ को एक्सट्रैक्ट करके, उनके राइट्स को कर्टेल करके, उनको आर्मी का डंडा दिखा करके तुम उन्हें मारने दौड़ते हो। तुम राइट्स माँगते हैं तो गायब कर देते हो। वो तब तक लड़ेंगे क्योंकि वो नेटिव्स हैं और वो प्रिविलेज्ड लोग हैं, अपनी ज़मीन पर हैं, अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं और तब तक वो लड़ेंगे कि तुम्हारे इस ऑपरेशन ऑपरेशन करने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली बता रहा हूँ, ऑपरेशन ऑपरेशन करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000-2000 को मार दोगे फिर से, नहीं, तो फिर पहाड़ों पे चले जाएँगे, फिर वहाँ से ऊपर से फायरिंग करेंगे तुम्हारे ऊपर। मे बी को भाग के चले जाएँ। ईरान के साथ तो तुम नेगोशिएशन कर लेते हो, चलो ठीक है दोनों लोग मिल के मार देते हैं। भाग जाएँगे वो अफ़गानिस्तान के अंदर। अब तुम उधर जाओगे तो तुम्हें फिर अफ़गानिस्तान से टकराना पड़ेगा। और अफ़गानिस्तान ने क्लेम कर चुका है कि जो तुम्हारा ज़मीन है, लार्ज स्केल तुम्हारी ज़मीन जिस पे तुमने कब्ज़ा कर रखा है वो बिलॉन्ग्स टू अफ़गानिस्तान। और फिर अगर इस जगहों पर जहाँ पे तुमने कब्ज़ा किया वो लोग रह रहे हैं तो अफ़गानिस्तान तालिबान उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तालिबान को तो जो तुम कहते हो वो उसने मैंने बनाया, मैंने प्रोटेक्शन दी। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ रास्कल्स कि इंडिविजुअल का रिलेशनशिप और स्टेट का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। वही वही इंडिविजुअल जो आदमी है, वो जब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के चेयर पे बैठता है, तो उसका रोल बदल जाता है। तो वो पूरे स्टेट के वेलफेयर के बारे में सोचता है, जो कि पाकिस्तान के केस में नहीं है। यूनिक कंट्री है जहाँ पर सारी थियरी फेल हो जाती है। जैसे ही पाकिस्तान ने पूरी कंट्री के बारे में को रूल करना शुरू किया, तो उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर गायब हो गया। वो बिल्कुल थैंकफुल होंगे कि तुम मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब वो स्टेट रन कर रहे हैं। वो स्टेट का बिहेवियर समझेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रखेंगे क्योंकि स्टेट के फंक्शन में आता है, डेफिनिशन में स्टेट में आता है। अब वो तुमसे फाइट भी करेंगे अगर तुमने इंटरफेरेंस किया तो। इस बात को समझो। और अफ़गानिस्तानी लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग हैं और बड़ी मोहब्बत और प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, सबसे बेहतरीन लोग हैं। अब उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो भी इस्लामिक हो गया, फलाँ हो गया, ढमकान, लेकिन लोग वहाँ पे अपने हिसाब से अपने लैंड के प्रति वो ऑनेस्ट हैं। दुनिया क्या समझती है अलग बात है, लेकिन वो अपने लैंड के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति वो ऑनेस्ट हैं। ना वो किसी से को लेना चाहते हैं, ना किसी के साथ कुछ देना चाहते हैं। इस बात को आप समझें। मैं सबसे ज़्यादा डरा किस लिए हूँ? 2 कारण हैं। एक दिन तो ये पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा आगे चल के। दूसरा केओस होने की डर है। तुमने इतना बच्चे पैदा कर दिए हैं, वो भी सारे जिहादी हैं। ये जाएँगे कहाँ? सबसे बड़ा मुश्किल काम है, ये सारे के सारे जिहादी हैं। ये जाएँगे कहाँ? और सबको स्लॉटर भी नहीं किया जा सकता गोलियाँ मार के। हैं, इतनी सारी गोलियाँ मारेगा कौन? है ना? 250 मिलियन 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तुमने पैदा कर दिया और रोज़ ही करते जा रहे हो। एक आदमी 4-4 बीवियाँ हैं, 60-60 बच्चे पैदा कर दिया है।
है ना? तो वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ है दुनिया में, अगर देखोगे तो। वो तो समझ लो कि बाढ़-वूढ़ आती है तो चा इसी में 1000-500 बह जाते हैं। ये अभी जो बाढ़ आई थी इसमें काफ़ी कुछ बह गए, हैं? नहीं तो अभी 1000-2000 और हो गए होते ऐड। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि यहीं बगल में हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, हमारा मतलब तुम्हारे यहाँ, है, ज़मीन तो हमारी ही है वो, जहाँ पे तुम रह रहे। तो वहाँ पे पोलियो अभी भी है, दुनिया में खत्म हो गया पोलियो, तुम्हारे यहाँ मौजूद है? दुनिया में कहीं नहीं है, तुम्हारे यहाँ मौजूद है। हर वो चीज़ डिज़ीज़ तुम्हारे यहाँ मौजूद है, दुनिया में खत्म हो जाती है, तुम्हारे यहाँ मौजूद रहती है। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल मुँह ही नहीं देखा उन्होंने, और जो उन्होंने देखा है उन्होंने क्या उखाड़ दिया। जिन्होंने देखा है उन्होंने क्या ही उखाड़ दिया, हैं? इस 25 करोड़ में अगर 10 करोड़ लोग जाते होंगे स्कूल और एकेडमिक सेशन में, 10 करोड़ मुश्किल से लाख लोगों के लिए अच्छी सीट्स होगी, बाकी सभी जिहादी बनेंगे, माइग्रेट करेंगे इधर-उधर अंड-बंड जगहों में जाएँगे और वही फिर यूएई की तरह वीज़ा बैन लगेगा कि आते हैं, बदमाशी, भीख माँगते हैं, क्राइम करते हैं, ये है, वो है। लिटरली ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है ये, हैं? मैं नहीं कह रहा, ये ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो आर्मी के लोग हैं और रूलिंग क्लास, एलीट क्लास के जो फैमिलीज़ हैं, लार्जली इनके सारे बच्चे यहाँ पे तो उनकी नर्चरिंग होती है ना? 10वीं 12वीं तक। उसके बाद ये सारे के सारे माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। क्योंकि ये सारे लोग, है ना? इन्हीं के पास वेल्थ है। इनके बच्चे सारे किसी का भी नाम ले लीजिए पॉलिटिशियन का, उनका बच्चा अगर यहाँ हो तो मैं मूंछ मुड़वा दूँ, है ना? यहाँ तो वो लोग हैं। हाँ, अच्छी बात ये है कि ये गधा एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी बना रहा है। अभी जाके मुझे याद आया, इनका कैरेक्टर एक और है। इनका इनका ये कैरेक्टर ये है कि गधा एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी बना रहा है। हुँ। चाइना ने अभी मिलियन डॉलर ट्रेड किया है गधों को लेकर के। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। हुँ। तो ओवरऑल मैं अगर देख रहा हूँ तो बहुत अजीब पिक्चर तुम्हारी नज़र आती है। ये सारे फैक्ट्स हैं, मैं आप चेक करना चाहें तो वन बाय वन जितना पॉइंट्स मैंने रेज़ किए, अगर एक भी पॉइंट मैंने गलत बोला हो, है ना? तो मुझे कमेंट में, हैं, प्रीफिक्स फिक्स के साथ बताना। हुँ? मैं इस कंट्री पर कुछ बोलता कभी नहीं, इतना सारी वीडियो मैंने 700 प्लस वीडियो बना डाली। मेरा कभी भी 1-2 वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है, आज बना रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबा हो गया, है ना? मेरा कभी इंटेंशन नहीं है इसके बारे में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि इसका चाल-चरित्र इस पे 1 मिनट भी खर्च करना, मैं अपनी टाइम का ज़ाया करना समझता हूँ। अब सवाल ये है कि इतना लंबी इन्फॉर्मेशन, इतना दिनों से मैं इसको देख रहा हूँ, बोलते-बोलते सारा फूट पड़ा, निकल आया। इसकी बदमाशियाँ। हम इसीलिए फिर से कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं कि इतनी लार्ज स्केल पॉपुलेशन अगर ये कंट्री डिसइंटीग्रेट होती है, अब कुछ भी मिलियन भारत आ गए, सारे के सारे जिहादी नॉन कोऑपरेटिव हैं, ये रहेंगे कैसे? इनका तो पूरा डीएनए बदल दिया इसने, अब ये इंडियन भी नहीं रहे, इनको कैसे कंट्री के अंदर रखा जा सकेगा? लैंड तो हम साफ कर लेंगे, लेकिन इनको कहाँ भगाएँगे? जिहादियों को। भारतीय मुस्लिम सेक्युलर स्टेट में रहते हैं, दे नो हाउ टू एंगेज, है ना? उनके साथ दिक्कत नहीं है, सवाल ये है कि जो ये बन गए, ये तो लायबिलिटी बन गए। मैं सच बता रहा हूँ, सरकार टेंशन में होती है कि इनके साथ किया क्या जाए? अच्छा हुआ कि ससुर चला गया यहाँ, हाँ? और इसीलिए भारत सरकार कहता है कि ये ससुरी टेररिज्म जो कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हम इसको पूरा का पूरा लॉक कर देंगे। इसका जहाँ-जहाँ भी एक्सपोर्ट होता है, भारत वहाँ-वहाँ जा कर के अब
उस मार्केट को कैप्चर कर रहा है कि इसकी इकोनॉमी को हर्ट किया जाए और इसको पूरी तरह टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए। आइसोलेशन किया जाए, किसी भी ग्रुप में इसको जाने से रोका जाए सिवाय चाइना लेड ग्रुप, दैट इज सॉर्ग, सॉरी एससीओ, कि केवल एससीओ में है। ब्रिक्स में कोशिश करी थी थोड़ा बहुत, रशिया के पास नहीं लेटर वेटर लिखा था, रशिया ने कहा कि ठीक है देखेंगे, है ना, एग्रीमेंट नहीं बना तुम बाहर निकलो। अरे गेस्ट में भी नहीं बुलाया जो रशिया बुला सकता था। मेंबर के लिए वोटिंग शोटिंग करना अलग बात है, गेस्ट के तौर पे तो बुला सकता था, लेकिन रशिया हिम्मत ही नहीं किया है कि इंडिया को एनआई किया जाए, और वो भी पाकिस्तान के लिए, जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई वजूद नहीं है। सो बहुत कुछ है। ये कंट्री जो है मैं दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको इनलाइटेंड देखना चाहता हूँ। ये हमारा दुख है जो मैंने व्यक्त किया, इनलाइटेंड देखना चाहता हूँ। साइंटिफिक कम्युनिटी हो, बेहतरीन एंगेजमेंट हो, इनलाइटेंड लोग रह रहे हो। यूएन रेजोल्यूशन रिफॉर्म कश्मीर इशू होना चाहिए। यूएन की और भी लॉज हैं, कहीं इम्प्लीमेंट होते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉज हैं, प्रिंसिपल पॉलिटिकल हाउ टू एंगेज सिविलियन पॉलिटिकल राइट्स हैं। तुमने इमरान खान को जेल में रख कौन से पॉलिटिकल राइट दिया उसको? यूएन में जाकर के तुम भंड करते हो, इंडिया के खिलाफ जाहिर बोलते हो कि सुर्ख लाल हो गई है जमीन, है? अबे सुर्ख लाल कहाँ हो गई है? खून से लथपथ लाल हो गई है पूरी तरह से। आरएसएस ने आतंक मचा दिया है, मुसलमानों को खदेड़ दिया है। यही जाके गाना गाता है ये यूएन के अंदर, माइनॉरिटी सप्रेस की। अरे तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटी की क्या तुमने दशा बनाई है, तुम्हें पता नहीं है? इस सेकुलर स्टेट के अंदर हर कोई अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा है, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, हर कोई ले दे रहा है, झगड़ कर लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तुम्हारी तरह नहीं है, कितने लोगों को यहाँ पे गायब कर दिया गया है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। अगर कि यहाँ पे किसी को उठाता भी है, डिटेंशन भी किया जाए, तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है, स्टेट उसको गायब नहीं कर सकती। तुम्हारे यहाँ तो अनक्वेश्चनेबली लाखों लोग गायब हैं विदाउट कोर्ट मैकेनिज्म, नोबडी कैन आस्क हिम। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी कोई, तुमने जितने भी इस ग्रुपिंग्स को फंडिंग कर रखा है ना, डिस्टर्ब करने के लिए जम्मू कश्मीर में जितने भी लीडर्स को इंडिया ने डिटेन किए, सारे के सारे का ट्रायल चला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर तुम्हारे यहाँ होता तो वहीं गन पॉइंट पे तुरंत ट्रायल हो जाता, वहीं उसकी जमीन पे ही। ऐसी जगह उठा के भेजते कि उसको पता नहीं चलता। तुम हमारे जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन करते हो। भारत अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसके पीछे उसके फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं। हर आदमी की अपनी अपनी ड्यूटी क्लियर कट है। आर्मी का रिटायरमेंट हम तो जानते ही नहीं कि कौन हमारा आर्मी चीफ है, कौन एयर चीफ है, कौन मार्शल है, कौन फला है, कब रिटायर हो गए पता ही नहीं चला। एक दिन प्रिंट में निकलता है, बाद में खत्म हो जाता है। तुम्हारे यहाँ तो दिन भर उसी के रोना होता है। इंडिया अगर डेवलप है, डेवलपिंग स्टेज में है, ग्रोथ कर रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर के इतना फास्ट ग्रोथ में है, तो उसके पीछे रीजन है, फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं। जो तुम्हारे यहाँ पैरालाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। समझने की कोशिश करो, भारत के साथ कंपैरिजन बंद करो और बैक बाइटिंग बंद करो। सबसे पहले बैक बाइटिंग बंद करो। ये जो तुम पत्थर उछालते हो ना, आखिर तुम्हारे मुंह पे गिरता है बगल, बाउंस करके, है, फिर भी तुम्हारा कैरेक्टर बदल नहीं रहा। बदमाशों का रोल है ना, मैंने बताया। ये जितने भी रोल मैंने पॉइंट आपको रेज किए हैं, वन बाय वन आप इंटरनेट गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। फैक्ट्स हैं, हर एक एक लफ्ज फैक्ट है। ये हम कोई गुस्सा होकर नहीं बता रहे या तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करना, हमको तुमसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और जिहादियों से कोई इंटरेस्ट रखे भी कैसे? अफगानिस्तान मैं जाऊंगा,
कभी अगर हुआ तो इंडिया एंगेजमेंट बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली कभी मौका मिलेगा। तो अफ़गानिस्तान लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। पर्टिकुलर ईरान के भी लोग बेहतरीन हैं, है ना? जैसे भी हैं, वो जैसे भी हैं, मैं भी ये बता देता हूँ, वो बेहतरीन है या नहीं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से फलान-ढिमकान जैसा भी है, लेकिन वो जैसे हैं ना, वैसे ही वो अपने हिसाब से अपने में सही है। दुनिया की निगाह में इंस्टीट्यूशन के हिसाब से लॉ, कानून वगैरह जो भी है, सब हर चीज़ से वो गलत है। लेकिन वो अपने हिसाब से, अपनी ज़मीन पर अपने हिसाब से अपना खाना पीना, अपना देखना-ताकना, अपना खाना, अपना खुजाना, हुँ? तो वो इस तरीके से हैं। वो हर चीज़ में गलत हैं। मैंने माना कोई सिविल पॉलिटिकल राइट फाइट नहीं है, मैंने माना, लेकिन वो अपनी जगह है, ठीक है? वो बदमाशों को रोल अदा नहीं करते अपने रीजन में, जो तुम करते हो। ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट था कि हमारे लीडर से गलती हो गई। मिलियन लोग तो वैसे भी मरे, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए डिवीज़न के दौरान। जब मारे ही गए, डिवीज़न भी हो गया, तो परिणाम क्या निकला वैसे ही मार लेते, बिना डिवीज़न के बिना डिवीज़न के ही मार लेते। हाँ, जब मारना ही था और मारे भी, हैं? ये जो वायलेंस और हेट का कल्चर मिस्टर जिन्ना ने पैदा किया डायरेक्ट एक्शन के बाद, कि हमारा डिवीज़न कर ही दो, है ना? उसके परिणाम कितने भयानक हुए, उसके परिणाम कितना भयानक आ रहे हैं। हमारे यहाँ पावर ग्रैबिंग कॉन्सेप्ट मिस्टर जवाहरलाल से शुरू हो गया, अदरवाइज़ हम पाकिस्तान बनने ही नहीं देते, हो कुछ भी। इन लोगों के दिमाग में नहीं आया लीडरशिप के कि भाई हम सेंट्रल एशिया हमारा ईरान के साथ कनेक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? या तो बलूचिस्तान, सिंध को तुम्हारा बनने नहीं देंगे या हम कोई यहाँ से पास दो या फिर कुछ ना कुछ नेगोशिएट इसमें करना चाहिए या इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच एक, है ना? लिंक बनाओ फिर हम सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ेंगे। तो हमारा वेस्टर्न फ्रंट कट गया ना, हम बनने ही नहीं देते। लोग मरे तो बचा क्या? क्या बचाने की कोशिश कर रहे थे जो नहीं हुआ? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा, हैं? किताबें इतने लिखने वाले लोग हैं आजकल के ज़माने में और हर चीज़ को जस्टिफ़ाई करते हैं। भारत के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है क्योंकि हर कोई मूर्ख है। हुँ, हम जो ह्यूमन होते हैं, हम मूर्ख ही होते हैं। हमें सोचने-समझने की क्षमता होती नहीं। जो लोग बोल देते हैं, वही हम सुन कर के फिर वो बोलना हम शुरू कर देते हैं। है ना? तो वो जी जिन लोगों ने किताब-सिताब लिखी या आर्गुमेंट-वार्गुमेंट लिखे, तारीफ़-वारीफ़ की, नहीं ये ना होते तो दुनिया में कुछ भी ना होता। हुँ? ऐसे भी लोग हैं कुछ किताबें लिखते हैं कि ये नहीं होते तो कुछ होता ही नहीं। हैं? गांधी नहीं होते तो दुनिया में हिंसा, अहिंसा का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। है ना? ऐसे भी लोग बताने वाले हैं। अहिंसा अहिंसा का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में आज अच्छा 4500 साल पहले से है, 4000 साल पहले से है। गांधी के आने से अहिंसा नहीं आ गया। हुँ? लेकिन अब है तो है, जस्टिफाई लोग करते हैं, उनकी कमियों को नहीं बताते। गांधी जी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छाइयाँ हैं। वो वैल्यूज़ जो हैं हम कहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं और जिस सोसाइटी पर उसको इम्प्लीमेंट करना है वो कहाँ हो पाता है। भगत सिंह हैं, बाकी सारे इंग्रीडिएंट्स हैं चंद्रशेखर हैं, ये हैं, वो हैं। तमाम लोग हैं इसमें भरे पड़े हैं। आज़ाद साहब हैं? कहाँ उनकी वैल्यूज़ को कोई अडॉप्ट करता है? कोई निकल जाता है बोलते-बोलते कहीं और किसी दिशा में। हुँ? हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल सोचने की क्षमता है ना, वो बहुत लोगों में कर्टेल कर दी गई है। हम खुद सोच रहे थे कि बनने क्यों दिया पाकिस्तान को? बनने ही नहीं देते, चाहे आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती। अरे मरे तो लोग 10-10 लाख लोगों को कम थे क्या? और मार लेते 5 लाख। लेकिन क्यों बना दिए देश हम नहीं समझ पा रहे। उसकी वजह से हम देख रहे हैं साला न्यूक्लियर वेपन लिए बैठा रहता है, कहता है पाव-वाव भर के बम मार देंगे। हाय! मतलब अभी भी उसके खून की प्यास बुझी नहीं है, हैं?
हमें तो हमारे अपने लीडरों से हम अगर मिलते, पूछते भाई साहब तुमने क्यों बनाया जब इतने लोगों को मरवा ही दिया तो? बचा क्या रहे? थोड़ा और मर जाते। देश का विभाजन तो बच जाता। और थोड़ा डिले कर देते, जिन्हा तो 2 साल में मर ही गया था। तो उतनी जल्दी 47 में आज़ादी लेनी, वो ससुर बुड्ढा तो हो ही चुका था, 70 साल के ऊपर हो गया था। तो मर जाता 2 साल में और उसको ज़िंदा रहना कौन सा ज़रूरी था? इतनी जल्दी डिवीज़न करके पावर लेके बैठने की क्या ज़रूरत थी? देश की बात चल रही है यार। इस सबकॉन्टिनेंट के मैकेनिज़्म की बात हो रही है और लोग मर रहे हैं? तो मर जाते थोड़ा और ससुर। इस तरह अब न्यूक्लियर वेपन लेके वो बैठा ऊँट पे से बोलता है हम फेंक देंगे पाव पाव भर के बम। हुँ? सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ कितना माइंडलेस लीडर थे। जब अरे यार! ये कैसे लीडर कहे जा सकते हैं? मैं तो ये नहीं समझता इनको। हमारे यहाँ जो लीडर थे वो किस टाइप के लीडर थे? वो लीडर ही नहीं थे। जब ये हो रहा है ना? ये कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन था। डिवीज़न होना ना होना ये कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन था। तो हो जाता जो होना था। क्या रोक पाए तुम? मैं तो अभी होते तो उनसे पूछता भाई तुम रोक पाए इसको? जो बचाना चाहते थे डिवीज़न करके, क्या रुका वो? लोगों की सफ़रिंग अननेसेसरी हुई, कितना कुछ माइग्रेशन हुआ, कितना लोग मारे गए, जानवर, आदमी, कितनी क्या-क्या ना हुआ। तो फिर बनने क्यों दिया? कम से कम लैंड की सैंक्टिटी बचा लेते, आदमी की नहीं बची थी तो। ऐसे कॉन्सिक्वेंशियल जब डिसीजन हो रहे हैं, तो मरना-मिटना ज़रूरी हो जाता है। मैं इसको लॉजिक समझता हूँ। आज रशियन वगैरह-वगैरह जो मर रहे हैं, क्या किस कारण से मर रहे हैं? कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिसीजन, कॉन्सिक्वेंशियल इन चीज़ें हो रही हैं। Either I have to destroy it or I have to gain something about that. पता ही नहीं चला। हमारे यहाँ तो ऐसे-ऐसे लीडर थे, आज भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, वो किस तरह के लीडर थे? अगर होते तो मैं उनसे कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, है ना? ट्विस्टेड क्वेश्चन आज भी पहले भी लोग नहीं पूछते थे, आज भी कोई नहीं पूछता तुमने ऐसा क्यों किया, है ना? वो जो बता देते हैं वही तारीफ में जुड़ जाता है और फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन उसी को लिखती पढ़ती और खुश रहती है। मेरा साफ साफ क्वेश्चन है, अगर कोई इस हमारे यहाँ कभी भी जवाब देना चाहे, हुँ? तो दे सकता है कि जब ये मिलियन लोग मरे और जो तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे, किस वजह से होने दिया डिवीज़न? थोड़ा और भी मर जाते, कम से कम लैंड की सैंक्टिटी तो बची रहती, इंटीग्रिटी। अब 3-3 स्टेट बन गया है, बांग्लादेश और ये वो, है ना? अब परिणाम स्वरूप क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं, इसके क्या परिणाम आ रहे हैं? और मेरा ये भी मानना है कि अगर एक साथ में होते ना, वो डायरेक्ट या फायरेक्ट एक्शन जो कर वो जिना करवाता था, अगर ये वायलेंस हुआ भी होता ना, उतना लार्ज स्केल पर होता नहीं, समझे ना? और ये जो पॉपुलेशन की भाग-दौड़ मची हुई है चारों तरफ, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, डेंसिटी बढ़ जाएगी हमारी, नहीं, ये भी पॉलिटिकल गेन करने के लिए नहीं होता, इक्वेशन बैलेंस्ड होती और सेक्युलर स्टेट बनता तो हर कोई प्रॉस्पेरिटी से रहता। मुझे नहीं लगता कि है ना, लार्ज स्केल पे डिस्टर्बेंस होता। हुँ, हम तो होते तो डिवीज़न नहीं होने देते एट एनी कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंस चाहे जो हो, चाहे जिन्हा कोई मारना पड़ता तो क्या, समझ रहे हो? तो ये है हमारे वो गांधी को तो मार ही दिया। जब कॉन्सिक्वेंशियल डिसीज़न हो रहे हों, तो चाहे जितने लोग मरें, मेरा मानना है कि मर जाना चाहिए, लेकिन देश का डिवीज़न नहीं होने देंगे।
ये हमारा अटूट विश्वास है। हम फिर से इस बात को कमेंट करते हैं। कम से कम ह्यूमन की सैंक्टिटी नहीं है, तो लैंड की तो बचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वीक लीडर और अपॉर्चुनिस्ट, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम फाइनेंस मिनिस्टर बन के तुरंत बैठेंगे चेयर पर और पता नहीं 2 साल बाद छिन न जाए। मिस्टर जिन्ना के सॉरी क्या नाम है इसका, नेहरू के कैरेक्टर में मुझे शक होता है। वो तुरंत प्राइम मिनिस्टर बना, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, फिर वो वाइस चेयरपर्सन बन गया। वो जो अ, वो वो वाइसरॉय था पहले वाला, उसके बाद ये आ गया। और फिर ये हटा तो तुरंत फिर इसको फिर से बैठा दिया गया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। इंटरिम गवर्नमेंट में वोटिंग विदाउट वोटिंग जैसा भी बनाओ इसको, है। सवाल ये है कि मैं गांधी और नेहरू की विजन वो एक्चुअल में क्या थे? इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। दे वेयर द राइट पर्सन, बट व्हेन इट कम्स टू द डिसीजन ऑफ द नेशन, दे फेल्ड। पटेल साहब होते, सरदार पटेल, उनको तो डिसीजन लेने का मौका ही नहीं दिया। कैबिनेट से उनको रिजाइन देना पड़ गया। पटेल को रिजाइन देना पड़ गया। अगर मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो आरएसएस का बंदा है। आरएसएस का बंदा नहीं हूं मैं, और अगर है भी तो बुरा क्या है? अगर है भी तो बुरा क्या है? आरएसएस इतने लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं होने चाहिए? हूं, मैं आरएसएस का बंदा हूं। मैं आज भी कोई क्वेश्चन करता हूँ कि जब लोग मरे इतने लाखों नंबर में, अगर मेरा कोई अंग्रेजी बोलने वाला, हमारे यहाँ सब अंग्रेजी बोलते हैं, हिस्टोरियन है तो मुझे जवाब दे कि जब लाखों लोग मरे हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिवीजन, तो बिना डिवीजन के होने देते तो क्या होता? होने ही नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए, एक क्योंकि एक भी नहीं बचेंगे तो क्या? हम देखते हैं कि क्या होता है। जब इसने डायरेक्ट एक्शन लॉन्च किए यहाँ बंगाल के अंदर, तो गांधी जाके वहां बैठ गए। बिल्कुल ठीक है, गांधी पीसफुल आदमी थे, अहिंसा की बात करते थे, बहुत अच्छी बात थी। तो रुका वायलेंस। इस तरह से वायलेंस रोका जा सकता था, है ना? वायलेंस को वायलेंस से रोका और किसने इस विष को घोला था? 1915-16 से कोऑपरेशन का मूवमेंट चला, सब साथ थे, 21-22-23 नहीं, सभी साथ थे, खिलाफत खुलाफत में सभी साथ थे। ऐसा क्या बन गया बाद में जो देश का रिवीजन करना पड़ गया? somebody has to ask this question। किसी हिस्टोरियन पढ़े लिखे लोग जो हों उनसे पूछना चाहिए। लेकिन जिम पूछ तो लोगे, जवाब कोई आर्गुमेंट में दे देगा, लेकिन डिसीजन को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। और इतने ब्रूटल होते जा रहे हैं ये, है ना? और जिहादी बनते जा रहे हैं कि इनको रीइंटीग्रेशन करना मुश्किल हो गया है ना? मुस्लिम होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट होना बड़ा, एक पूरी पॉपुलेशन को एक्सट्रीमिस्ट बना दिया। उनको भगाएं कहाँ, ले कहाँ जाए? हमें नेशनल इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है कि इनका अनकॉम्प्रोमाइजिंग अनकोऑपरेटिव जो बिहेवियर है, इससे कोई क्या करेगा? एक दिन तो पूरा कॉन्टिनेंट फिर से एक होगा, है ना? इसीलिए मैं इतना आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, है ना? लेकिन वो कब? ये नॉन कोऑपरेटिव और एटीट्यूड जो डेवलप हो रहा है ना? इससे किस तरफ जाएगा चीजें मुझे नहीं पता। और इसलिए मैं हिस्ट्री का चैप्टर खोला, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस है। हम्म मुझे बहुत दुख होता है इन चीजों को लेकर के। और अब मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि हमारे डिसीजन मेकर किस तरह के थे जिन्होंने इसको बनने दिया। और बनने दिया तो भारत खुद मुश्किल में आ गया। इंटरलैंड हमारा ट्रेड ही नहीं है, उधर हिमालय रोक रखा है, इधर पाकिस्तान। हमें जाने जाने का रास्ता ही नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।